जाने अनजाने में मरीज़ बाज़-औक़ात दवाई की डोज़ेज, उसके दौरानिया या फिर उसके लेने की तरतीब और तरीके में बाज़ ऐसी तब्दीलियाँ कर बैठते हैं जिसकी वजह से जो ट्रीटमेंट का आउटकम है वो यकसर तब्दील हो जाता है। और बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि पेशेंट को जो अद्वियात तजवीज़ की गई होती हैं वो उसको लेने से ही इनकार कर देते हैं या फिर कुछ अरसा लेके छोड़ देते हैं। इसके अलावा पेशेंट और उनके लवाहकीन में कुछ ऐसी गलतफहमियाँ पाई जाती हैं जिनकी वजह से पेशेंट की जो बीमारी है उसका सही तरह से इलाज नहीं हो पाता। चाहे आपकी तशख़ीस एज़ ए डॉक्टर जितनी भी अच्छी हो, आपने दवाइयाँ बहुत अच्छी तजवीज़ की गई हों, लेकिन अगर पेशेंट उन दवाइयों का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं करता, चाहे वो कोई भी वजह हो, तो इलाज मुमकिन नहीं होता। तो इसके लिए ज़रूरत पड़ती है पेशेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स की, पेशेंट की एजुकेशन के प्रोग्राम्स की। अगर आप दुनिया को देखें तो दुनिया में जैसे NHS यूके है तो उनकी पेशेंट एजुकेशन की वेबसाइट है, वो पेशेंट की एजुकेशन के लिए प्रोग्राम्स तरतीब देते हैं। वहाँ पे पेशेंट की एजुकेशन के लिए स्पेशलिस्ट नर्सेज हैं, हर बीमारी की एक स्पेशलिस्ट नर्स है, जैसे कि डायबिटीज़ की स्पेशलिस्ट नर्स है, एज़मा की स्पेशलिस्ट नर्स है। पेशेंट एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया जाता है, लीफलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और हर फॉलोअप पे देखा जाता है कि क्या पेशेंट को अपनी बीमारी के बारे में जितना का पता होना चाहिए वो है या नहीं। इसी तरह अगर पेशेंट इन्हेलर्स ले रहा है फॉर एग्जांपल, तो पता किया जाता है कि ये इन्हेलर ठीक तरह से ले रहा है, दुरुस्त ले रहा है, जैसे बताया गया है, जैसे इसको ज़रूरत है उसी तरह ले रहा है या नहीं। इसी तरह नाक का स्प्रे जिसे हम नेज़ल स्प्रे कहते हैं उसके इस्तेमाल का सही तरीका है या कि गलत है। इसी तरह अगर ज़ियाबितस है तो वो इंसुलिन क्या उतनी ही दफ़ा लगा रहा है जितनी दफ़ा कहा है, उतनी ही डोज में लगा रहा है और उसके रिज़ल्ट कैसे हैं। आप पाकिस्तान में देख लीजिए कि जब हम किसी पेशेंट को टीबी की अद्वियात तजवीज़ करते हैं तो हम बड़ी कोशिश करते हैं कि उसके वज़न और उसकी बीमारी को हिसाब में रख के उसको सही दवाई की मिकदार दी जाए। होता यह है कि कुछ अर्सा के बाद जब पेशेंट पलटता है, आप पूछते हैं कि आप दवाई सही खा रहे हैं, कहता है कि बिल्कुल ठीक खा रहा हूँ। बाद में कहीं बड़ी लेटर स्टेज पे पता चलता है कि बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। जब मज़ीद आप पूछते हैं तो बताता है कि नहीं, मुझे तो ये बड़ी बड़ी गोलियाँ बड़ी गर्म लगी, 4 की बजाय मैंने 2 कर दी। 2 करने से अब उसका ट्रीटमेंट आउटकम बदल गया। तो इन्हेलर्स में भी यही होता है कि जब हम उनको इन्हेलर देते हैं तो वो उसको उस तरतीब से नहीं लेते जिस तरतीब से हमने बताया होता है, या उस तरीके से नहीं लेते जिस तरीके से हमने बताया होता है। और इसी तरह वो उसको उसमें जो कमियां करते हैं उसकी वजह से उनका ट्रीटमेंट का आउटकम यकसर चेंज हो जाता है। इन्हेलर्स को देख लें कि इन्हेलर्स में कुछ इन्हेलर्स हैं जिनको हम MDIs कहते हैं। MDIs मीटर-डोज इन्हेलर्स हैं, उनको स्पेसर के साथ लगा के स्लो एंड डीप ब्रेथ, आहिस्ता और गहरा लंबा सांस लेना होता है। जबकि दूसरे इन्हेलर्स हैं जिनको हम DPIs कहते हैं, ड्राई पाउडर इन्हेलर्स, उनके उनके वो डिवाइसेस में प्री फिल्ड मिलते हैं और या फिर उनके कैप्सूल्स होते हैं। तो उनको लेने के लिए आपको सर को थोड़ा सा ऊपर करके तो ज़ोर से सांस अंदर को खींचना होता है। तो इन सारे इन्हेलर्स की तरतीब भी आपस में इतनी मुख्तलिफ है कि पेशेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाता है। और दूसरा जो जो आपकी जो आपने समझाया है वो रिटेंशन में भी मसले आते हैं। चाहे आप स्टूडेंट्स को देख लें, वो क्लास में जितना पढ़ते हैं वो सारा एक ही क्लास में रिटेन नहीं कर पाते, कई दफ़ा उनको री की जाती है एजुकेशन की। इसी तरह इन्हेलर्स की तरतीब के लिए भी हमें उनको बार बार री करना पड़ता है। आप ज़ियाबितस को ले लें कि ज़ियाबितस में डॉक्टर अगर पेशेंट को लिखता है कि इंसुलिन आपने सुबह और शाम को लगानी है, तो पेशेंट खुद से कई दफ़ा इस गलत फहमी में कि रात को तो मेरी शुगर थोड़ी सी कम होगी, मैं सिर्फ सुबह ही लगाऊंगा, और रात की छोड़ देता है और कई दफ़ा डॉक्टर को पूरे टाइम पे बताता नहीं। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। ज़ियाबितस की दवाई अगर आप तरतीब से नहीं लेते तो उसके जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वो आँखों पे हो सकते हैं, दिल पे हो सकते हैं, गुर्दों पे हो सकते हैं, और बाज़ पेशेंट की तो कुव्वत मदाफ़त को इतना कम कर देते हैं कि बाद में उनको टीबी हो जाता है। और जब हम टीबी का इलाज शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि उनका तो शुगर के लेवल्स ही ठीक नहीं आ रहे, उनका तो पिछले 3 माह का शुगर का रिकॉर्ड वाला टेस्ट है HbA1c वही बहुत ज़्यादा है। तो उसके बाद जब हम उनको पूरी तरह
तरह से पता करते हैं कि आपका ये क्यों ठीक नहीं है, जबकि आप तो कह रहे हैं कि मैं दवाई ठीक ले रहा हूँ, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, इंसुलिन तो मैं 2 की बजाय 1 ही दफ़ा लगाता हूँ क्योंकि रात को मुझे खतरा होता है। तो इस तरह की बहुत सी गलत फहमियाँ, बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पेशेंट के तरफ से होती हैं। कुछ हो सकता है कि समझाने में कमी रह गई हो सकता है कि बार बार ना समझाया जाता हो। इस सारे के लिए चूंकि पेशेंट अवेयरनेस का कोई प्रोग्राम हमारे पास मौजूद नहीं है, तो ये सारा इंडिविजुअल्स पे आता है कि वो खुद कुछ कोशिश करें और खुद इसमें अपना हिस्सा डालें। अगर आप दूसरी, ये तो थी उन सादा लोगों की कहानी जो कि आम लोग हैं और सादा हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और पूरा उन्होंने समझा नहीं कहीं किसी सेटिंग में, जब पूरा रिटेन नहीं कर पाए। अब एक दूसरी तरफ देखें तो वो जो पढ़े लिखे हैं, जो हर चीज़ को गूगल पे सर्च करके और हर चीज़ को तरतीब से करने के ख्वाहिशमंद हैं, वो कई दफ़ा गूगल से इतनी कन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन लेके खुद की ज़िंदगी को अजाब में डाल लेते हैं। जैसे कि 2 दिन पहले मेरे पास एक मोहतरमा आई, उनको 4 से 6 हफ्ते की खांसी थी। 4 से 6 हफ्ते की खांसी में उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के सिरप तो ओवर द काउंटर लेके उसको ठीक करने की कोशिश की, लेकिन साथ में गूगल से पढ़ा कि 4 से 6 हफ्ते की अगर खांसी हो तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो गूगल ने उसको बताया कि आपको टीबी भी हो सकता है। तो वो बड़ी परेशान हुई। फिर उसने कहती कि मैंने सोचा टीबी तो मेरे ख़ानदान में नहीं है और टीबी में जो अलामात दी गई हैं उनमें से सिर्फ 2 अलामात मुझ में है, बाकी नहीं है। मेरा वज़न नहीं कम हुआ। फिर उन्होंने पढ़ा से 4 से 6 हफ्ते की खांसी में तो ब्रोंकाइटिस भी हो सकती है। तो फिर उन्होंने देखा कि इसकी भी 4 चीज़ें मुझसे मिलती हैं, 6 चीज़ें मुझसे नहीं मिलती। फिर उन्होंने आगे पढ़ा कि 4 से 6 हफ्ते की खांसी में तो हो सकता है कि आपके फेफड़े सिकुड़ना शुरू हो गए हों। तो फिर उन्होंने सोचा कि इसमें ये है, ये नहीं है। तो वो इंतहाई कन्फ्यूज स्टेट में मेरे पास आई। जब मैंने उनको देखा तो उनको कुछ ऐसी सीरियस बीमारी नहीं थी, उनको रेनाइटिस और पोस्ट नेजल ड्रिप था, जिसकी वजह से उनको ये खांसी हो रही थी। अब गूगल पे चूंकि आप इंफॉर्मेशन तो बहुत ले सकते हैं, लेकिन आप डिसीजन कोई कायम नहीं कर सकते। इसके लिए चूंकि डॉक्टर्स ने पहले एमबीबीएस किया हुआ है, फिर उन्होंने कुछ अर्सा वार्डों में गुजारा हुआ है, हाउस जॉब की हुई है, उन्होंने अपने सीनियर से रेगुलर फीडबैक लिया हुआ है अपनी तशखीस का कि कैसी तशखीस की, और फिर फीडबैक आया। और उनकी जो एक स्पेशलिस्ट है, उसने उसका जो काम करने का तरीका है वो आपका गूगल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ना सिर्फ आपकी हिस्ट्री लेगा, आपका एग्जामिनेशन करेगा, बल्कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस को रूल आउट करेगा। जो सिमिलर इलनेस जो सेम पिक्चर बना सकती है वो सब पे सोचेगा और सबको एक्सक्लूड करेगा। ये है स्पेशलिस्ट का काम। इसके अलावा वो उन टेस्टों की मदद लेगा जो ज़रूरी है। अगर आप खुद से गूगल पे देख के अपने टेस्ट करवाएंगे तो शायद अपने आप बहुत से पैसे ज़ाया कर लें, लेकिन ज़रूरी टेस्ट फिर भी ना करवाएं। एक स्पेशलिस्ट आपकी इसमें मदद कर सकता है। तो इस तरह की देखें कि दोनों साइडों पे वो लोग जो कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी लेते नहीं, आपसे पूरी बात सुनते नहीं, या उनमें कमी रह जाती है और वो आके कह देते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे तो समझ नहीं आई क्योंकि मैं तो अनपढ़ हूँ, उनमें भी कुछ मसले होते हैं। और वो लोग जो बड़े पढ़े लिखे हैं उनमें भी कुछ मसले होते हैं। हमारे यहाँ चूँकि ये सारी इन्फॉर्मेशन किसी लेवल पे या किसी सिस्टम के तहत तो दी नहीं जाती, इसलिए हम इंडिविजुअल्स ही कोशिश करेंगे कि हम इसको बेहतर से बेहतर बनाएं, और हम चाहेंगे कि हमारे मरीज़ों तक दुरुस्त इन्फॉर्मेशन पहुंचे। इसके लिए हमने ये एक यूट्यूब चैनल और मुख्तलिफ दूसरे प्लेटफार्म्स पे इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश हम कर रहे हैं, और वो इन्फॉर्मेशन जो कि मुझसे रिलेटेड नहीं है बल्कि किसी और स्पेशलिटी के रिलेटेड है, उसके लिए मेरी ये कोशिश है और हमारी टीम की ये कोशिश है कि हम मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट से रब्ता करें और उनसे हम उनकी राय लें कि मुख्तलिफ जो और किस्म की बीमारियां हैं, जो कि हो सकता है दिल की बीमारियां हैं, मैदे और जिगर की बीमारियां हैं, ज़ियाबितस की बीमारियां हैं, निफ्रोलॉजी है या गुर्दों की बीमारियां हैं, इन सब में हमारी कोशिश है कि हम मुख्तलिफ जो हैं स्पेशलिस्ट उनसे राय लेके उनकी जो स्पेशलिटी की बीमारियां हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके यूट्यूब के चैनल पे या फिर दूसरे जो सोशल मीडिया के प्लेटफार्म्स हैं उन पे डालें, ताकि इससे लोगों में अवेयरनेस बढ़े, लोग अपनी बीमारी को सही तरह समझ सकें। और जब वो अपनी बीमारी को सही तरह समझ पाएंगे कि ये बीमारी है क्या और ये होती क्यों है, तो उनको सही फैसला करने में मदद मिलेगी। जब वो सही फैसला करेंगे तो फिर वो उनकी जो कंप्लायंस है अपनी दवाइयों की तरफ, जब उनको सही तरह से पता चल जाएगा कि ये बीमारी क्या है, क्या कर सकती है, तो उनकी कंप्लायंस भी बढ़ जाती है। हमने देखा है कि ज़ियाबितस के वो पेशेंट जो पहले कभी इंसुलिन 2 दफ़ा नहीं लगा रहे होते, जब गोलियां मिस कर रहे होते हैं, जब उनको बता दिया जाता है
है कि अगर आप ऐसा करेंगे, आपके शुगर के लेवल ठीक नहीं रहेंगे और आपकी 3 महीने वाला टेस्ट हमेशा ख़राब आएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी आंखों पे असर होने का खतरा है, आपके दिल को नुकसान पहुंच सकता है, आपके गुर्दों को नुकसान पहुंच सकता है, आपकी कुव्वत मुदाफ़त कम हो सकती है। तो इससे पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है उनको। अपना जब फ़ायदे का पता चलता है कि अगर मैं रेगुलर दवाइयाँ लूँगा तो मुझे कुछ फ़ायदा होगा, तो उनकी कंप्लाइंस बढ़ती है। तो अब इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरी कोशिश होगी कि मैं किसी और स्पेशलिस्ट को अपने साथ लेके मज़ीद अवेयरनेस पे काम करूं, और हमारा मिशन है, हमारी ये ख्वाहिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बर वक्त और सही इलाज में उनकी मदद कर सकें। और ये सिर्फ अवेयरनेस से, और ये सिर्फ पेशेंट एजुकेशन से और लवाहकीन की एजुकेशन से, और एज ए कम्युनिटी हमारा जो हेल्थ अवेयरनेस है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी कम्युनिटी में हम देखते हैं कि बड़े मिसकंसेप्शंस होते हैं बाज़ चीज़ों के लेके, चीज़ों में डिनायल बहुत ज़्यादा है कि अगर एज़मा हो गया तो एज ए कम्युनिटी लेवल बड़ा मुश्किल होता है किसी को ये समझाना कि आपको एज़मा है, इतनी कोई ख़तरे की बात नहीं है, आप रेगुलर इनहेलर लें तो बेहतर होगा। तो ऐसे सारे जो मिसकंसेप्शंस हैं, जो मसले हैं, उन पे काम करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।